हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इस सब्जेक्ट के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में, है ना। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसको हम यूटेन मशीन में ड्रॉ करते हैं या यूटीएम मशीन की सहायता से इसको ड्रॉ किया जाता है। और इस ग्राफ की सहायता से किसी भी मटेरियल का जो बिहेवियर है, जब उसमें टेंशन लोड एक्ट कर रहा हो या कंप्रेशन लोड एक्ट कर रहा हो, तो उसके बिहेवियर को हम इस ग्राफ की सहायता से जान सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हुक्स लॉ, है ना। आज का टॉपिक है हुक्स लॉ। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये हुक्स लॉ या हुक का नियम क्या होता है। ठीक है, तो पहले अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जो मटेरियल होता है उसमें जब हम लोड लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन होता है, डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का आप लोड अप्लाई करें तो स्ट्रेन होता है। तो जब हम लोड को रिमूव कर देते हैं तो लोड को रिमूव करने से वो मटेरियल क्या है, अपने ओरिजिनल शेप में आता है, या जो भी स्ट्रेन है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्लियर है। तो जब ऐसा मटेरियल में हो रहा है कि उसमें लोड लगाए तो डिफॉर्म हुआ और लोड को रिमूव कर दिए तो फिर से वो ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाता है, तो ऐसा मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि ये जो गुण है ये क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। क्लियर है। और जिस मटेरियल में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी हो उस मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है। और जब हम लोड अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल में तो उसमें स्ट्रेन होता है, डिफॉर्मेशन आता है, और उस लोड को हम रिमूव कर देते हैं तो भी वो जो स्ट्रेन है वो डिसअपियर नहीं होता है, या मटेरियल जो भी डिफॉर्मेशन हुआ रहता है वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में नहीं आ पाता है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और जिस भी मटेरियल में प्लास्टिसिटी का गुण रहता है उसको हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। क्लियर है। तो हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार का आप मटेरियल ले, चाहे माइल्ड स्टील ले, एल्यूमिनियम ले, कास्ट आयरन ले, लकड़ी ले, प्लास्टिक ले या रबर मटेरियल आप ले, किसी भी मटेरियल को आप लेंगे और उसमें लोड अप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू रहता है, लोड वैल्यू, मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू रहता है लोड का, जहाँ तक सभी प्रकार के मटेरियल में इलास्टिक का गुण रहता है। क्लियर है। चाहे आप रबर की बात करें, चाहे माइल्ड स्टील की बात करें, कोई एल्यूमिनियम की बात करें, किसी भी तरीके का मटेरियल लेंगे तो उसमें कुछ लोड वैल्यू रहता है, लिमिटिंग लोड वैल्यू रहता है, जहाँ तक उसमें इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो मेंटेन रहता है। ठीक है। किसी मटेरियल में ये लोड ज़्यादा रहता है, किसी मटेरियल के लिए ये जो लोड है वो कम रहता है। क्लियर है। इलास्टिसिटी का जो गुण है सभी मटेरियल में रहता है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जी कि जब मटेरियल में हम टेंशन लोड अप्लाई करते हैं तो एक लोड वैल्यू आता है जहाँ तक उसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन रहता है ना। और उसके पहले एक प्रोपोर्शनल लिमिट आता है जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है क्या रहता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट जो है वो लगभग पास होते हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। क्लियर है। तो रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट करने से इनको क्या पता चला, इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जब मटेरियल में हम लोड लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेन होता है ना। और एक लोड की वैल्यू ऐसी रहती है जहाँ तक, है ना, स्ट्रेन, इसमें जो स्ट्रेन हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसमें पैदा हुआ स्ट्रेस के। क्लियर है। तो इन्होंने क्या किया, मटेरियल में लोड अप्लाई किया और उसमें स्ट्रेन हुआ, और लोड के कुछ वैल्यू तक उसमें जो स्ट्रेस पैदा हुआ ये किसके प्रोपोर्शनल था, उसमें पैदा हुए स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल था। क्लियर है।
ये ऐसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया। अब ये जो लोड वैल्यू है ये कहाँ तक था, ये जो लोड वैल्यू था वो कहाँ तक था, इलास्टिक लिमिट तक, है ना। मतलब अगर हम मटेरियल में इलास्टिक लिमिट तक लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा, स्ट्रेस पैदा होगा, है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसमें उत्पन्न स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट रेशियो में ये दोनों वैल्यू वेरी करेंगे। क्लियर। मान लो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस है, उसमें 1 स्ट्रेन हो रहा है ना। 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस है तो 2 स्ट्रेन होगा। इस तरीके से 300 पे 3 स्ट्रेन होगा। तो ये कांस्टेंट जैसे जैसे स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसी रेशियो में स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। दोनों की वैल्यू एक कांस्टेंट रेशियो से वेरी करेगी। और ये ऐसा कहाँ तक होता है, इलास्टिक लिमिट तक। किसी भी मटेरियल में आप लोड लगाते हैं तो इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाइए तो वहाँ तक इसमें पैदा हुआ स्ट्रेस उसमें पैदा हुए स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हुक का नियम या हुक्स लॉ। ठीक है। तो हुक का नियम क्या है, किसी भी मटेरियल में हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेस जो पैदा होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। और ये कहाँ तक होता है, ये होता है अप टू इलास्टिक लिमिट। मतलब इलास्टिक की जो सीमा होती है वहाँ तक, इससे ज़्यादा लोड नहीं लगाना। यहाँ तक लोड लगाएंगे तो ये रिलेशन उसमें होता है। क्लियर है। इसी को हम लोग कहते हैं हुक का नियम। रॉबर्ट हुक ने ये दिया हुआ है। अब स्ट्रेस जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये टेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है ना। ये अलग तरीके के और स्ट्रेस और स्ट्रेन हो सकते हैं। तो सभी स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए रूल्स जो है वो फॉलो होता है। क्लियर है। हुक का नियम क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। आई होप कि हुक का नियम आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम लोग, ये तो हो गया स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा अप टू इलास्टिक लिमिट। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा। अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। ये डिपेंड करता है किस तरीके का स्ट्रेस और किस तरीके का स्ट्रेन है। क्लियर है। इस कांस्टेंट को हम कभी कभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देते हैं, कभी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल देते हैं, कभी बल्क मॉडुलस बोल देते हैं। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किस तरीके का स्ट्रेस और स्ट्रेन है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है। ये हुक का नियम। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस कांस्टेंट के बारे में। तो ये जो कांस्टेंट है ये कहलाता है इलास्टिक मॉड्यूल या इलास्टिक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, इलास्टिक कांस्टेंट कहलाता है। तो 3 तरीके से इलास्टिक मॉड्यूल या इलास्टिक कांस्टेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। फर्स्ट वन इज इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थर्ड second constant is modulus of rigidity, and third constant is bulk modulus। ये 3 तरीके के इलास्टिक मॉड्यूल या इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। पहला जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। और चौथा है बल्क मॉडुलस, आयतन गुणांक, है ना।
तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि ये कांस्टेंट क्या होता है। फर्स्ट जो कांस्टेंट है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम किसी मटेरियल में कौन सा लोड अप्लाई करते हैं, टेंशन लोड अप्लाई करते हैं या कंप्रेशन लोड अप्लाई करते हैं, कि है ना, जब भी किसी मटेरियल में हम टेंशन लोड या कंप्रेशन लोड अप्लाई करते हैं, कहाँ तक अप्लाई करना है, इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जहाँ तक मेंटेन है, तो वहाँ तक हम इसमें कंप्रेशन या टेंशन लोड अप्लाई करेंगे। तो जो भी स्ट्रेस आएगा, दो तरीके के स्ट्रेस आएगा, अगर टेंशन लोड है तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, है ना, और उसमें जो स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जब हम इलास्टिक लिमिट तक टेंशन लोड लगाएंगे तो उसमें उत्पन्न जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। वैसे ही जब हम कंप्रेशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस वहाँ पे इंड्यूस होगा, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। ये जो चीज़ें हैं वो अप टू इलास्टिक लिमिट है। क्लियर है। मान लो सिग्मा टी इज़ प्रोपोर्शनल टू ई टी और सिग्मा सी इज़ प्रोपोर्शनल टू ई सी, है ना। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू ए इंटू ई, सिग्मा सी इज इक्वल टू ए इंटू ई सी। तो ये जो रूल्स है ना, हुक के नियम के अनुसार अप टू इलास्टिक लिमिट हमने टेंशन और कंप्रेशन फोर्स लगाया, तो दोनों ही केस में सिग्मा टी इज़ प्रोपोर्शनल टू ई टी, सिग्मा सी इज़ प्रोपोर्शनल टू ई सी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो होता है ई, और यहाँ पे ये जो ई है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्लियर है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, जब भी किसी मटेरियल में हम टेंशन या कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें टेंशन और कंप्रेसिव स्ट्रेन आता है, तो ये इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टेंशन स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का जो अनुपात होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा टी ई टी इज इक्वल टू सिग्मा सी अपान ए सी, ये होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये किसका अनुपात है, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का अनुपात है, या इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन के अनुपात में भी डिफाइन करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन के अनुपात को कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के अनुपात को कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे अब बात करेंगे ए के यूनिट की। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेन जो है ये क्या है, यूनिट लेस है, इसका कोई इकाई नहीं रहता है सिग्मा, और ये स्ट्रेस का यूनिट रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि एसआई यूनिट है। तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट भी होगा। तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, जो कि एसआई यूनिट है। क्लियर है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये हर एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है ई, और हर एक मटेरियल के लिए एक फिक्स वैल्यू रहता है, और ए का वैल्यू ही हमें ये बताता है कि उस मटेरियल में कितनी इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है, कितना इलास्टिसिटी उस मटेरियल में है। क्लियर है। हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग ये ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा।
आई होप कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको समझ में आएगा, ये प्रत्यास्थता गुणांक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कांस्टेंट वैल्यू है इलास्टिक कोफिशिएंट है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम C से या G से या N से डिनोट करते हैं। तीनों में से किसी एक चीज़ से आप डिनोट कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको C से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो क्या होता है, हुक के नियम से, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ से ही ये कांस्टेंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कब आएगा? जब हम किसी भी मटेरियल में फोर्स अप्लाई करेंगे और उस फोर्स के कारण उस मटेरियल के शेप में या उसके साइज़ में और उसके वॉल्यूम में कोई अंतर ना आ रहा हो, कोई डिफॉर्मेशन ना हो साइज और उसके वॉल्यूम में। ठीक है, केवल उसके शेप में चेंज आए या शेप में परिवर्तन आए, तो उस लोड के कारण जो भी स्ट्रेन आता है, वहाँ पे जो भी स्ट्रेस आता है उसको हम कहते हैं मॉडुलस स्ट्रेस या मॉडुलस स्ट्रेन, है ना। मतलब जब लोड लगाते हैं तो साइज और उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, केवल शेप में चेंज आता है, तो वहाँ पे जो भी स्ट्रेस आएगा उसको हम बोलते हैं दृढ़ता प्रतिबल या दृढ़ता स्ट्रेस, है ना। तो वहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा वो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इस तरीके का डिफॉर्मेशन कब होता है, तो हमने डिस्कस किया था कि जब हम शियर फोर्स या शियर लोड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल के उसके साइज़ में, उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। शियर फोर्स लगने से केवल किस में परिवर्तन आता है, उसके शेप में परिवर्तन आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा हो किसी भी बॉडी में, कहाँ तक, अप टू इलास्टिक लिमिट तक, तो उसमें जो भी स्ट्रेन आएगा वो शियर स्ट्रेन आएगा। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। क्लियर है? तो जब किसी मटेरियल में शियर स्ट्रेस, शियर लोड एक्ट कर रहा हो और ये लोड इलास्टिक लिमिट तक एक्ट कर रहा हो, तो उसमें शियर स्ट्रेस पैदा होगा और शियर स्ट्रेस होने की वजह से उसमें क्या आएगा, शियर स्ट्रेन आएगा। तो जो शियर स्ट्रेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, शियर स्ट्रेन के। ये हुक का नियम है। ठीक है, और ये इलास्टिक लिमिट तक है, इलास्टिक लिमिट तक आपको शियर लोड अप्लाई करना है। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं और शियर स्ट्रेन को ई एस से। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगा, T इज इक्वल टू सी इंटू टाउ इज इक्वल टू सी इंटू ई एस। तो फाइनली हमें C इज इक्वल टू मिल जाएगा टाउ अपान ई एस। तो यहाँ पे C जो है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के अनुपात को, रेशियो को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या दृढ़ता गुणांक कहते हैं। क्लियर है? दृढ़ता गुणांक ये भी हर एक मटेरियल के लिए एक फिक्स वैल्यू रहता है जो कि उसके प्रॉपर्टी को शो करता है कि वो कितना मॉडुलस है या कितना उसमें इस तरीके का प्रॉपर्टी है। क्लियर है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के अनुपात को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। इसका भी यूनिट की बात करें तो टाउ का जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही इसका SI यूनिट होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। आगे हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस के बारे में। थर्ड जो इलास्टिक कांस्टेंट है ये है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस आयतन गुणांक इसको कहते हैं और इसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये देखिए एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। कोई भी मटेरियल है, ठीक है, इस तरीके से मान लो हमने मटेरियल लिया है और इसमें हम अलग अलग डायरेक्शन से, ये सभी फेस से हमने क्या किया है,
सभी फेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल हमने ये फोर्स लगाया सभी पॉइंट पे। तो किसी भी मटेरियल के सभी पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है, तो इससे क्या होता है, उस मटेरियल के उस कंपोनेंट में क्या होता है, वॉल्यूम में परिवर्तन आता है। तो वॉल्यूम में जो चेंज आता है, वॉल्यूम में जो डिफॉर्मेशन होता है, उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर है? ऐसा सभी पॉइंट में सभी डायरेक्शन से नॉर्मल फोर्स लगने के कारण उसके वॉल्यूम में क्या आता है, परिवर्तन आता है, और वहाँ पे वॉल्यूम में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, आयतन विकृति क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई वी इज इक्वल टू डेल वी अपान वी, है ना। कितना वॉल्यूम में परिवर्तन आया, आयतन में कितना परिवर्तन आया, और उसका वास्तविक आयतन या प्रारंभिक आयतन कितना था, है ना, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतन विकृति, है ना। तो आयतन विकृति, है ना, आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम आयतन विकृति कहते हैं। क्लियर है? तो बल्क मॉडुलस इसी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिलेटेड है। जब हम इलास्टिक लिमिट तक उसमें फोर्स लगाते हैं, ये जो फोर्स लग रहा है वॉल्यूम इलास्टिक लिमिट तक, और इलास्टिक लिमिट तक हमने फोर्स लगाया तो इसमें वॉल्यूम में स्ट्रेन आया, वॉल्यूम में चेंज आया, परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो वहाँ तक जो भी स्ट्रेस आएगा वो उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ये हुक के नियम से। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होगा, हुक के नियम से ये जो स्ट्रेस हम ले रहे हैं, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब किसी भी जिस मान लो इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो इस स्ट्रेस को ले लेंगे। इस डायरेक्शन में अगर हम बल्क मॉडुलस देंगे तो इस डायरेक्शन में हम स्ट्रेस को लेंगे, तो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। जिस भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम बल्क मॉडुलस ले रहे हैं या जिस डायरेक्शन में बल्क मॉडुलस ले रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेस लेना है, जो कि एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। और ये हुक का नियम है जो कि इलास्टिक लिमिट तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अप टू इलास्टिक लिमिट नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब आयतन विकृति। अब नॉर्मल स्ट्रेन को मान लो सिग्मा एन से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो सिग्मा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो होगा के इंटू ई एस। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ई एस। तो यहाँ पे के जो है वो क्या है, बल्क मॉडुलस है। तो फाइनली के का वैल्यू हमें मिल जाएगा सिग्मा एन अपान ई एस। तो बल्क मॉडुलस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। ये भी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिसका वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है। क्लियर है? ये बल्क मॉडुलस। तो जो भी इलास्टिक कांस्टेंट हम पढ़ रहे हैं वो हुक्स लॉ को फॉलो करते हुए हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। हम टेंशन लगा रहे हैं, कंप्रेशन लगा रहे हैं, शियर लगा रहे हैं या नॉर्मल लोड लगा रहे हैं जिसके कारण उसमें स्ट्रेन हो रहा है, तो ये अप टू इलास्टिक लिमिट तक हम कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा वो इलास्टिक कांस्टेंट कहलाएगा। तो अलग अलग तरीके से लोड लगने से या उसमें स्ट्रेन होने से हम अलग अलग तरीके से कांस्टेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो तीन तरीके के कांस्टेंट हमने डिस्कस किया, ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू जो है हर प्रत्येक मटेरियल के लिए फिक्स होता है और तीनों वैल्यू एक समान नहीं होता है। ये तीनों वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। ई का वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए अलग, सी का वैल्यू माइल्ड स्टील के अलग, है ना, के का वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए अलग। तो किसी भी एक मटेरियल के लिए तीनों वैल्यू एक समान नहीं होता है, ये तीनों वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन तीनों जो कांस्टेंट है उसमें एक रिलेशन होता है
है ना। इस रिलेशन को हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम केवल उसके रिलेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से तीनों कांस्टेंट में रिलेशन होता है। उसके आगे के लेक्चर में हम लोग डिराइव करके भी प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन आया कहाँ से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि ई, सी और के में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन ए, सी एंड के, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी और बल्क मॉडुलस में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो है ये किसके बराबर होता है, 2c इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। क्लियर है, ये रिलेशन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में, ई और सी के बीच में। यहाँ पे ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सी क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और म्यू जो है वो है पॉइजन रेशियो। ठीक है, सेकेंड जो रिलेशन है ई और के बीच में, ई इज इक्वल टू 3k इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। ये होता है ए और के बीच में रिलेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन। यहाँ पे म्यू जो है वो क्या है, पॉइजन रेशियो है मटेरियल के लिए, जिसके लिए रिलेशन हम निकाल रहे हैं। और थर्ड जो रिलेशन होता है ई, के और सी तीनों में रिलेशन, ये होता है इज इक्वल टू के सी अपान 3k प्लस सी, है ना। ई, के और सी में एक साथ रिलेशन होता ही है। तो ये तीनों रिलेशन जो है हम प्रूव कर सकते हैं, एक डेरिवेशन है जिसके बारे में आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट में रिलेशन। आई होप कि आज के लेक्चर में जो हुक का नियम हमने डिस्कस किया है ना, ये आपको समझ में आया होगा। इससे जो कांस्टेंट हम डिराइव कर सकते हैं, या मटेरियल के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू होता है इलास्टिक लिमिट तक, ये भी आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।